भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस देश को हमेशा से ही स्पिन स्पेशलिस्ट बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज पैदा करने वाला देश माना गया है। सचिन तेंदुलकर से लेकर के वीरेंद्र सहवाग, गुंडप्पा विश्वनाथ से लेकर के सुनील गावस्कर और गौतम गंभीर तक भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक समय तक हर बल्लेबाज स्पिन स्पेशलिस्ट रहा है। और ऐसा ही कुछ हम देखते हैं कि बिशन सिंह बेदी, वेंकट राघवन, प्रसन्ना और चंद्रशेखर के बाद अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और फिर रविचंद्रन अश्विन तक हर नए दशक में भारत की तरफ से एक से बढ़कर के एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचे। मगर फिर साल 2020 के बाद धीरे धीरे स्पिन गेंदबाजों की जगह भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजों का डोमिनेंस बढ़ना शुरू हो गया और अब बल्लेबाजों की कहानी में भी बदलाव नजर आ रहा है। हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में श्रीलंका से लेकर के न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बड़े छोटे स्पिन गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। फिर बात चाहे इस साल श्रीलंका के खिलाफ हुई व्हाइट बॉल सीरीज की करें या फिर पिछले कुछ सालों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रिकॉर्ड्स उठा करके देख लीजिए, आपको एक बात हर जगह देखने को मिलेगी कि विराट कोहली से लेकर बाकी सभी बड़े भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन स्पिन गेंदबाजों के सामने काफी खराब रहा है। तो फिर सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से अचानक पिछले कुछ सालों से भारतीय क्रिकेट में हर तरह से स्पिन गेंदबाजों के लिए और उनके खिलाफ भी इतना रूखापन आ गया है और कैसे यह बड़ा बदलाव आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट के लिए साल 2024 के पहले कुछ महीने बेहद ही शानदार रहे थे। एक दशक से भी लंबे समय के इंतजार के बाद भारतीय टीम आईसीसी ट्रॉफी हासिल करने में सफल रही थी और टेस्ट क्रिकेट में भी भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार चल रहा था। और फिर जब यह तय हुआ कि विश्व कप के बाद भारत को अपने घर में श्रीलंका और बांग्लादेश से खेलना है तो ऐसा लगा जैसे ये साल आखिर तक भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहतर ही रहने वाला है। श्रीलंका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में भारतीय टीम ने इतिहास को दोहराते हुए ठीक वैसा ही लचर प्रदर्शन किया जैसा कि हमारी टीम विश्व कप जीतने के बाद हर बार पीछे भी करती आई है। अचानक विश्व विजेता टीम के पत्ते खुल गए और श्रीलंका ने भारत को लगभग 2.5 दशक बाद वनडे सीरीज में हरा दिया था। मगर सीरीज में चौंकाने वाली बात सिर्फ इसका रिजल्ट नहीं था। 27 साल बाद श्रीलंका को भारत के खिलाफ जीत दिलाने में सबसे अहम योगदान इस सीरीज में श्रीलंकाई स्पिनर्स का रहा है जिन्होंने 27 विकेट पूरी सीरीज में हासिल किए थे। भारत के मैदानों पर भारतीय बल्लेबाजों को जिस तरह से श्रीलंका के दुनित वेला लागे, वानिंदु हसरंगा, जाफरी वांडर से महेश दीक्षिणा और श्रीलंका ने नचा करके छोड़ दिया था, वो बात हैरान करने वाली थी। इस सीरीज में भारत के खिलाफ श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाजों ने एक बाइलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। इस सीरीज के बाद एक बहस शुरू हुई और ये बहस तब और ज्यादा तेज हो गई जब लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेशी गेंदबाजों का प्रदर्शन देखा था। हालांकि अभी तक बांग्लादेश सीरीज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसका डर सभी लोग जता रहे थे, मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ खेलना आसान हो गया है। सिलसिलेवार ढंग से अगर बात करें तो साल 2012 में इंग्लैंड की टीम भारतीय दौरे पर आई थी और 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था। इस सीरीज में इंग्लैंड के लिए ग्रीन स्वान और मोंटी पनेसर ने 37 विकेट लिए थे। सचिन तेंदुलकर, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली जैसे बेहतरीन बल्लेबाजों वाली उस भारतीय टीम के खिलाफ भारत में 2 विदेशी स्पिन गेंदबाजों का ऐसा प्रदर्शन चौंकाने वाली बात थी। हालांकि सीरीज के बाद भारतीय टीम को अपने देश में अभी तक किसी टेस्ट सीरीज में हार का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन मोंटी पनेसर और स्वान ने भारतीय बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था, जिसके बाद लगातार भारतीय बल्लेबाजों के लिए स्पिन गेंदबाज एक अनसुलझी पहेली बन गए हैं जो अब समय के साथ उलझती ही जा रही है। साल 2012 के बाद साल 2014 में इंग्लैंड के एक और स्पिन गेंदबाज मोइन अली ने भी भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 1 दशक में जब भी भारतीय टीम टेस्ट सीरीज खेलने उतरी तो मिचेल स्टार्क और बाकी तेज गेंदबाजों से ज्यादा हमारे बल्लेबाजों के लिए नेथन लियोन सबसे बड़ी चुनौती बनकर के सामने आए हैं। और जब बात न्यूजीलैंड की होती है तो हम सबको याद है कि साल 2021 के दिसंबर महीने में मुंबई के वानखेड़े में एजाज ने किस तरह भारतीय बल्लेबाजों को छकाया था और टेस्ट क्रिकेट में ऐसे तीसरे गेंदबाज बने थे जिन्होंने एक पारी में किसी टीम के 10 बल्लेबाजों को आउट किया था। साल 2021 के बाद से अभी तक भारतीय जमीन पर भारत के टॉप 7 बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजों ने 134 बार आउट किया है, जबकि तेज गेंदबाज ऐसा सिर्फ 44 बार ही कर पाए। इसकी तुलना अगर हम 2016 से 2020 तक के होम टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड देखें तो वहाँ तेज गेंदबाजों ने 108 बार भारत के टॉप 7 बल्लेबाजों को आउट किया था। टेस्ट क्रिकेट में भारत के पिछले 1 दशक के 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों के रिकॉर्ड्स अगर देख लें तो कहानी स्पष्ट बन जाती है। ESPN क्रिक इन्फो के अनुसार 2016-2020 के बीच विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ 1342 रन बनाए थे और सिर्फ 13 बार आउट हुए थे, जबकि इसके बाद 2021 से अब तक विराट कोहली स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ सिर्फ 545 रन ही बना पाए हैं और 15 बार आउट हुए। दूसरी तरफ पुजारा ने इस दौरान सिर्फ 277 रन बनाए और 12 बार पिछले 3 सालों में स्पिन गेंदबाजों ने इन्हें आउट किया है। इसके अलावा भी आप किसी भी भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ अच्छा बल्लेबाज माना जाता था उनका रिकॉर्ड भी पिछले 3 सालों में रेपुटेशन के मुताबिक नहीं रहा है। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 3 सालों में 11 विदेशी स्पिन गेंदबाजों ने भारतीय जमीन पर 8 या उससे ज्यादा
ज्यादा विकेट्स ली हैं और इन सभी गेंदबाजों का एवरेज 36 से कम रहा है। पिछले एक दशक में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ जिस तरह का रहा है, उसे देख करके अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि कभी एक समय ऐसा भी था जब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने किस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने पूरे करियर में शेन वार्न और मुथैया मुरलीधरन जैसे गेंदबाजों को खेलते हुए बिताया था। साल 2016 से 2020 तक भारतीय बल्लेबाजों का एवरेज अपने देश में लगभग 40 के आसपास रहा था, जो ऐसे सभी बाकी देशों के बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा था जिन्होंने अपने देश में कम से कम 10 टेस्ट मैच खेले हैं। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि साल 2021 के बाद अब तक ये आंकड़ा 21.65 पर पहुंच गया है, जो टॉप 10 देशों की बैटिंग एवरेज की लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। सिर्फ दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज इस मामले में भारत से कमजोर रही है। और ऐसा नहीं कि भारतीय बल्लेबाज सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही स्पिन के खिलाफ इतने लचर नजर आते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही हालात आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी देखने को मिल जाएगी। इसका एक उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ फिलहाल टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो यह देखने को मिलता है कि भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने का फार्मूला साल 2021 के बाद लगभग हर देश को मिल गया है। विराट कोहली से लेकर के रहाणे, राहुल और पुजारा तक कोई भी बल्लेबाज अब किसी विदेशी टीम के लिए भारत में भी उतनी बड़ी चुनौती नहीं रहे हैं जितना पहले भारतीय बल्लेबाज अपनी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में हुआ करते थे। साल 2021 के बाद घरेलू मैचों में रहाणे, पुजारा और राहुल एक भी टेस्ट शतक नहीं लगा पाए हैं और ये वो बल्लेबाज हैं जिन्हें स्पिन स्पेशलिस्ट माना जाता है, जबकि रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में इन बड़े बल्लेबाजों से काफी बेहतर रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्होंने स्पिन गेंदबाजी को टैकल करना सीख लिया है। और घरेलू मैदान पर भी भारत ने 2019-2024 की अवधि में स्पिनर्स के हाथों 198 विकेट गंवाए हैं, जबकि 2001 से 2005 की इस अवधि में घरेलू मैदान पर स्पिनरों के हाथ केवल 138 विकेट गंवाए थे। और यह अंतर तब और भी ज्यादा बड़ा बन जाता है जब हम ये देखते हैं कि साल 2001 से 2005 के दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने मुथैया मुरलीधरन और शेन वार्न जैसे सबसे बेहतरीन गेंदबाजों को फेस किया था। यह बहुत अच्छी बात है कि भारत को साल 2013 से अभी तक किसी भी टेस्ट सीरीज में हार का सामना नहीं करना पड़ा है और पिछले 4000 दिनों से भारतीय टीम अपने घर में अजेय बनी हुई है। लेकिन अब जब पूरी तस्वीर हमारे सामने आ गई है और हमने देखा कि भारतीय बल्लेबाजों ने कब कहां क्या किया है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम की इस बड़ी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह टीम के गेंदबाज रहे हैं। फिर चाहे बात जडेजा और अश्विन की जोड़ी की करें या फिर बुमराह, शमी और सिराज की तिकड़ी को लेकर के चलें, बात किसी भी फॉर्मेट की आप कर सकते हैं। बहुत यादगार जीत दिलाने में देश के गेंदबाजों का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। यानी कि कहानी का पूरा जोड़ यही है कि अपने घर में खास करके टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों का योगदान और उनका प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। और अब अगर इसका कारण ढूंढने जाएं तो फिर और कहानी हमारे सामने आती है। पहला कारण यह रहा कि T20 क्रिकेट के आगाज और इसके फैलाव की वजह से भारतीय सहित पूरे विश्व क्रिकेट का ध्यान व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरफ मुड़ गया है। एंटरटेनिंग पावर हिटिंग को बल्लेबाज अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगे हैं, क्योंकि साल के ज्यादातर दिनों में उन्हें वही क्रिकेट खेलनी पड़ती है और इसलिए टेस्ट क्रिकेट में संभल कर आराम से खेलने की कला ज्यादातर बल्लेबाज भूल चुके हैं। दूसरी बात यह भी है कि साल 2011 के बाद से लगातार भारतीय टीम के लिए सेना देशों में मैच जीतना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी हो गया है कि उसके लिए देश में पिच से लेकर डोमेस्टिक सर्किट में यहाँ तक कि बल्लेबाजों की प्रायोरिटीज भी बदल गई है। अब भारत में तेज गेंदबाजों को सूट करने वाले मैदान और पिचेस तैयार की जाती हैं ताकि भारतीय बल्लेबाज सेना कंट्रीज की कंडीशन के मुताबिक खुद को बनाए रख सके और दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों को भी अपने मन मुताबिक पिचेस मिल जाती है ताकि वो सेना कंट्रीज में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब इससे भारतीय क्रिकेट को जो अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी वो तो उनको नहीं मिल रहा है। हमारे खिलाड़ी बाहरी देशों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे घर में बल्लेबाजों के हालात खराब हो गए। दूसरी तरफ जब भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजों को मदद देने वाली पिचेस बन रही हैं, तो तेज गेंदबाजों को कैटर करने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है और ज्यादातर मौकों पर तेज गेंदबाजों को प्रायोरिटी मिलती है। तो क्वालिटी स्पिन गेंदबाज डोमेस्टिक सर्किट से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और इसलिए जो भारतीय बल्लेबाज डोमेस्टिक सर्किट से भारतीय टीम में आते हैं उनको भी वो क्वालिटी स्पिन खेलने का अनुभव नहीं रहता है जो कभी सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे पुराने गेंदबाजों को मिला करता था। और अगर इस बात को कंटिन्यू करें तो जितनी अहमियत और जितना समय पुराने बल्लेबाज डोमेस्टिक क्रिकेट को दिया करते थे, उतनी अहमियत और समय आज कोई भी भारतीय बल्लेबाज डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं देता है। इसके उदाहरण भी हमने पिछले कुछ दिनों में देखे। आपको याद भी नहीं होगा कि विराट कोहली ने आखिरी बार रणजी ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी मैच कब खेला था। अगली बात यह है कि IPL में अब लगातार विदेशी खिलाड़ियों की तादाद बढ़ रही है और साल का एक बड़ा और महत्वपूर्ण समय कुछ अच्छे विदेशी स्पिन गेंदबाज भारत में ही गुजारते हैं, जिससे उनके लिए अब इंडियन कंडीशंस पूरी तरह से समझ में आ गई हैं। अब विदेशी गेंदबाजों के लिए भारत उतना अनप्रेडिक्टेबल और मुश्किल जगह नहीं रही है जितना पहले हुआ करती थी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में एक लंबा समय गुजरा है और जब इस देश में क्रिकेट को समझने और पसंद करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात हुआ करती थी कि उसके देश की क्रिकेट टीम में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज खेलते हैं। उनकी टीम में ऐसे बल्लेबाजों की भरमार है जो दुनिया के किसी भी स्पिन गेंदबाज के खिलाफ सबसे बेहतरीन तरीके से खेल सकता है। भारत में क्रिकेट को 7 दशकों तक सिर्फ इन 2 वजहों के लिए ही पहचाना जाता था, लेकिन भारत के लिए यहीं तक सीमित रहना ठीक नहीं था। ये बातें विदेशी धरती पर तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजों की मदद नहीं करती थी और इसलिए भारतीय क्रिकेट में बदलावों का
एक लंबा दौर शुरू हुआ, जिसका परिणाम यह है कि आज हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन पेस अटैक है और हमारे बल्लेबाज दुनिया के किसी भी बड़े तेज गेंदबाज को फेस कर सकते हैं। एक समय था जब भारतीय टीम के पास विदेशी गेंदबाजों को फेस करने से पहले प्रैक्टिस के लिए 24-25 बॉल एफर्ट्स करने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन आज हम प्रैक्टिस करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य मैदान भी अफोर्ड कर सकते हैं। और हमने देखा है कि इस बदलाव से भारत को टेस्ट क्रिकेट में बहुत फायदा भी हुआ है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी और पुरानी खूबसूरती और उसकी सबसे बड़ी ताकत अब खत्म हो गई है। इसका परिणाम यह है कि भारत के डोमेस्टिक सर्किट में अच्छे क्वालिटी स्पिन गेंदबाज खत्म हो चुके हैं। भारतीय पिचेस में वो खूबियां और अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। हमारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन और उनका योगदान टीम की बड़ी जीतों में कम हो गया है और हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक तरह से अपनी विरासत को खो दिया है। आज भारतीय क्रिकेट में पार्ट टाइम गेंदबाज भी नजर नहीं आते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में बॉलिंग ऑप्शन भारतीय टीम के लिए कितना बड़ा सरदर्द है ये हम सभी जानते हैं और हमने इसी की कमी की वजह से नुकसान भी उठाया है। तो इसलिए जरूरी है कि भारतीय क्रिकेट को चलाने वाले लोग ये समझें कि बदलाव की वजह से अगर हम अपनी अच्छी चीजों को खो रहे हैं तो बदलाव अच्छा नहीं है। बदलाव का मकसद ताकत को बढ़ाना होना चाहिए, उसे कम करना या उसे एक तरफा करने से बदलाव का परिणाम अच्छा नहीं होता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।